हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी से संबंधित कुल जितने सारे लघुत्तरीय प्रश्न हैं उसी को मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके पहले चैप्टर से संबंधित कुल जितने सारे क्वेश्चन लिया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो में दिए गए कुल जितने सारे क्वेश्चन हैं इसमें से किसी भी दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम बोर्ड द्वारा पूछा जा सके। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर पहले प्रश्न का, तो इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें बताया जा रहा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले क्यों साफ करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आखिर जो मैग्नीशियम है वो वास्तव में है क्या। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो मैग्नीशियम है वो एक प्रकार का धातु होता है, और जो धातुएं होते हैं वो अगर खुली नमी वायु में अगर छोड़ दिए जाएं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर संचारित तो हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपका ये मैग्नीशियम धातु है और इस मैग्नीशियम धातु को जब आप खुली नमी युक्त अगर वातावरण में या वायु में अगर आप छोड़ देते हैं तो ये जो मैग्नीशियम धातु है वो क्या करता है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है, अर्थात संक्षारित हो जाता है। और जब संक्षारित हो जाता है तो इसके ऊपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। ठीक वैसे ही दोस्तों, जब मैग्नीशियम रिबन को खुली नमी युक्त वातावरण में रखा जाता है या खुली नमी युक्त वायु में अगर छोड़ दिया जाता है तो जो मैग्नीशियम का रिबन होता है वो वायु से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है, अर्थात इस रिबन पर ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है। उस स्थिति में जब इस रिबन को जलाया जाता है तो जो ये रिबन होता है वो बिल्कुल भी जल नहीं पाता। इसलिए नहीं जल पाता क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन पर दोस्तों क्या होता है कि वायु की एक परत चढ़ी रहती है। इसलिए इस रिबन को जलाने से पहले इस रिबन को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ कर लिया जाता है, ताकि इस मैग्नीशियम रिबन पर उपस्थित जो वायु की परत है अर्थात जो ऑक्सीजन की परत है वो हट जाए। क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन पर जब तक ऑक्सीजन की परत रहेगी तब तक दोस्तों यह जलने में बाधा उत्पन्न करेगी, अर्थात मैग्नीशियम के रिबन को बिल्कुल भी जलने नहीं देगी। इसीलिए मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले इसे अच्छी तरीके से साफ कर लिया जाता है, ताकि जो ऑक्सीजन की परत है वो इसे जलने में बिल्कुल भी कोई कठिनाई या तो कोई भी जो प्रॉब्लम है वो उत्पन्न ना कर सके। तो देखिए, जो चीज़ मैंने आप लोग को बताया वही चीज़ इसमें बताया गया होगा। इसमें बताया जा रहा है मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीशियम है वो क्रियाशील है, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेता है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। यानी जब Mg ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा दोस्तों, यह बना लेगा। आप सभी को पता होगा कि अगर मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो जो मैग्नीशियम का रिबन है वो क्या करता है कि जलकर वो छोटे छोटे दोस्तों कणों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहा जाता है कि यह क्या है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का यह कण है या फिर यह चूर्ण है। ठीक है, तो देखिए, इसमें आपने जाना कि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत मैग्नीशियम के जलने में बाधा उत्पन्न करती है, अतः मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको साफ करके इस परत को हटाना आवश्यक होता है, अन्यथा यह वायु से अभिक्रिया नहीं करेगा। कैसे करेगा भाई, जब तक मैग्नीशियम रिबन के ऊपर वायु की परत रहेगी तब तक यह बिल्कुल भी वायु से अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा। और आप सभी को पता है कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक कोई पदार्थ जल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। आप इस तरीके से मिला जुला कर अच्छी तरीके से समझकर आप लिख सकते हो, इससे अधिक भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। इसमें बताया जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होती है उसे आपको समझाना है। तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा तब तो आप किसी को समझाओगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि जो हमने यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिया है, तो आप सभी को पता होगा कि इस रासायनिक समीकरण में जो बाईं ओर के पदार्थ होते हैं इन पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक। ठीक, और जो दाईं तरफ के पदार्थ होते हैं यानी जो तीर की दिशा की तरफ के जो पदार्थ होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिफल या फिर कहा जाता है उत्पाद। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्रतिफल और ये जो उत्पाद बने हुए हैं ये कैसे बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो बने हुए हैं वे
इस अभिकारकों के सहायता से बने हुए हैं। यानी जब ये दोनों अभिकारक एक दूसरे के साथ रासायनिक अभिक्रिया किए हैं तब जाकर इन प्रतिफलों का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों बात यहाँ पर यह समझनी है कि क्या ये जो दोनों अभिकारक है वो दोनों के दोनों क्या एक दूसरे से डायरेक्टली अभिक्रिया कर लेते हैं या इसके पहले कुछ प्रोसेस होता है। तो दोस्तों प्रोसेस होता है। आपने जाना कि यहाँ पर ZnO और H2SO4 ये दोनों के दोनों अभिकारक हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग ये देख सकते हो कि जो H2SO4 है यह अणु के रूप में है और जो ZnO है यह भी अणु के रूप में है। तो दोस्तों ये जो अणु है वो सबसे पहले क्या होते हैं कि परमाणु के रूप में पृथक होते हैं। तो परमाणु के रूप में पृथक कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों मूलक के रूप में हो सकते हैं। कैसे? देखिए जैसे ZnO है तो ZnO को पृथक किया जाएगा तो ये टूटेगा Zn+2 और जो O है वो टूटेगा इस रूप में, यानी कि O हो जाएगा -2, इस तरीके से टूटेगा। जो H2SO4 है वो टूटेगा इस तरीके से H प्लस फिर हो जाएगा SO4 यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो Zn+2 है ये क्या करेगा कि यह अपने विपरीत आवेश की प्रकृति वाले मूलक के साथ यह संयोग करेगा। तो इन दोनों में जो विपरीत प्रकृति वाले आवेश के जो मूलक हैं वो है कौन? तो वो है सल्फेट। तो ये क्या करता है कि यह दोस्तों सल्फेट के साथ यह अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके यह जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ बात करें हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं तो उस स्थिति में जल का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के जो अणु हैं वो पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं, या बोल सकते हैं कि आयनों में परिवर्तित होते हैं। फिर ये परमाणु ही आपस में पुनर्संगठित होकर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो Zn है वो पुनः क्या हुआ, पुनः वो SO4 के साथ संगठित हो गया और जो H2 है वो पुनः वो ऑक्सीजन गैस के साथ संगठित हो गया। ठीक है, प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं, जिससे प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है। तो आपने अभी जाना कि जो सल्फ्यूरिक यहाँ पर अम्ल था, यानी कि जो यहाँ पर सल्फेट और हाइड्रोजन के जो बीच का बंधन था वो टूटा। जब टूटा तभी ना जिंक सल्फेट के साथ संयोग किया, और जिंक और ऑक्साइड के बीच का जो बंधन था, ये दोनों को दोनों जो इनके बीच जो बंधन था वो जब टूटा तभी ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, तभी ना यहाँ पर जल का निर्माण हुआ। अगर नहीं टूटता तो क्या पुनः से ये दोनों पुनर्संगठित होकर यहाँ पर एक नया पदार्थ बना पाते, यानी जल और जो जिंक सल्फेट है इसके निर्माण कर पाते? नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग को समझना है। मैंने आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर 2 ठो और हमने क्या किया है कि रासायनिक समीकरण लेकर चला है। आप समझ सकते हैं कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करानी है तो सबसे पहले क्या होगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो परमाणुओं के रूप में टूटेगा। परमाणु के रूप में टूटने का मतलब ये हुआ कि कैल्शियम इस तरीके से टूटेगा और ऑक्साइड O2 के रूप में टूटेगा। जो HCl है वो टूटेगा H2 के रूप में, परमाणु के रूप में बात कर रहे हैं। ठीक है, आज जो Cl है वो टूटेगा क्लोरीन के रूप में, यानी Cl2 के रूप में टूटेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई हो गया धनायन, हाई हो गया ऋणायन। ये धनायन हुआ, ये ऋणायन हुआ, ये धनायन हुआ और ये ऋणायन हुआ। तो धनायन जो होगा वो क्या करेगा, वो ऋणायन के साथ संयोग करके पुनर्संगठित हो जाएगा, और यहाँ पर जो ऋणायन होगा वो धनायन के साथ पुनर्संयोग करके यह पुनर्संगठित हो जाएगा। तो दोस्तों जब कैल्शियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तब बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो एक नया पदार्थ बनेगा कौन? तो बनेगा जल। तो दोस्तों हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर इसका जो मतलब है क्वेश्चन का वो क्या है, आप समझ पाए होंगे। बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। इसमें बताया जा रहा है बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, क्यों? देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप लिख सकते हैं? अगर पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर पता नहीं है तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर आंसर का, तो दोस्तों समझिएगा, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, क्यों? तो दोस्तों देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका व्यापारिक नाम है बुझा हुआ चूना। बात करें इसके अणुसूत्र का तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही होता है अणुसूत्र ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हवा होता है वो गैसों का एक मिश्रण होता है,
और इन्हीं गैसों के मिश्रण में बहुत प्रकार की गैसें उपस्थित रहती हैं। उन्हीं गैसों में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी शामिल रहता है। तो जब बुझे हुए चूने से दीवारों की पुताई की जाती है तो उस स्थिति में जो बुझा हुआ चूना होता है वो क्या करता है कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके वो कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। यानी धीरे धीरे वो दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद यानी कुछ दिनों के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण पूर्णतः हो जाता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बिल्कुल भी दीवारों पर चमक नहीं आती, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक प्रकार का क्या होता है, वो एक प्रकार का यौगिक होता है, एक प्रकार का बुझा हुआ चूना होता है। लेकिन इस यौगिक में एक ऐसा गुण होता है कि ये क्या करता है कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके यह स्वयं ही कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब कि जो दीवार पर पुताई किया हुआ जो बुझा हुआ चूना है वो बुझा हुआ चूना ही कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही जल का भी निर्माण होता है। इसी कारण जो दीवारों पर जो चमक होती है वो आ जाती है। आप लोग देखे होंगे कि जब ताज़ा ताज़ा दीवारों पर चूने की जब पुताई की जाती है तो उस स्थिति में जो दीवारों पर चमक है वो बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन जैसे ही कुछ दिन हो जाता है तो उस स्थिति में जो आपका दीवार होता है चूने से पोता गया वो चमकने लगता है, अर्थात उसमें लाइट आ जाती है। तो ये लाइट आती है दोस्तों किसके कारण, तो वो लाइट आती है इसी गुण के कारण। तो आप लोग ये जान चुके हैं। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें बताया जा रहा है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों आप लोग को ये बहुत बार ये क्वेश्चन मिला होगा और कितनी बार दोस्तों मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में ये पूछा जा भी चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इसे जानते भी होंगे लेकिन जो नहीं जानते हैं वो इसे जाने। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम हिंदी में लिखें हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखें मान के चलते हैं ऑक्सीजन, क्या लिखें, ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे लिखे ऑक्सीजन। तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाला जो यौगिक होगा वो होगा जल, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी ना संकेत है और ना ही कोई सूत्र है, जबकि आपने इसमें जाना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, तो पदार्थ पता है कौन, तो हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, लेकिन इनका कोई भी संकेत या सूत्र यहाँ पर नहीं है। जब हम लोग इस अभिक्रिया का जो निरूपण है वो हम संकेत और सूत्र के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो यही जो समीकरण होगा, यही जो रासायनिक अभिक्रिया होगा वह रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन का जो संकेत होता है उसे अगर हम लिख दें H2 के रूप में, क्योंकि ये किस रूप में है, या अणु के रूप में है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो H2 के रूप में ही अस्थायी होता है, ठीक है, यानी यह परमाणु के रूप में होता है इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम बात करें किसके रूप में, तो दोस्तों उसका क्लोरीन का, सॉरी जल ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा किस प्रतीक के रूप में, तो O2 के रूप में, ठीक। यहाँ पर तीर का निशान हो जाएगा और इन दोनों से मिलकर जो बना था यौगिक वो क्या बना था, वो जल बना था, तो जल का जो प्रतीक होगा वो हो जाएगा H2। तो देख सकते हैं प्रतीकों की सहायता से, संकेतों और सूत्रों की सहायता से यहाँ पर एक नए स्वरूप का निर्माण हुआ है और इसी स्वरूप को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। इसको बोल सकते हैं हम लोग रासायनिक सूत्र, जो कि किसका होता है, तो यह होता है जल का। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। बात करते हैं आगे, तो इसमें बताया जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं प्रतिफलों को प्रदर्शित करने के लिए पदार्थों यानी कि तत्व या यौगिक के संकेतों एवं सूत्रों को व्यवस्थित करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर आप किसी पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अगर आप रासायनिक समीकरण को प्रस्तुत करते हैं तो ये क्या करता है दोस्तों कि यह छोटा स्वरूप प्रदान करता है और इससे क्या होता है कि हम अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ना कि जो आपका शब्द वाला समीकरण होता है उससे। शब्द वाले समीकरण से हम बिल्कुल भी कोई भी अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और साथ ही उस समीकरण का जो संतुलन होता है उसे भी हम नहीं कर सकते हैं। जो रासायनिक समीकरण का जो संतुलन है वो हम लोग कर सकते हैं कब, जब आपका रासायनिक समीकरण तत्वों के समूह या बोल सकते हैं कि तत्वों के संकेतों या सूत्रों के रूप में रहेगा तब, ठीक। अगर यहाँ पर देखा जाए रासायनिक समीकरण के प्रकार का,
तो रासायनिक समीकरण के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं मुख्यतः दो, जिसमें पहला आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसका, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि यह एक ऐसा रासायनिक समीकरण होता है जिसके अभिकारक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या होती है वह उसके प्रतिफल में उपस्थित प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या के बिल्कुल भी बराबर नहीं होती है। इसीलिए इस समीकरण को ढांचा समीकरण या फिर कंकाल रासायनिक समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग बिल्कुल भी रसायन क्षेत्र में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल भी द्रव्यांश संरक्षण के नियम पर आधारित नहीं होता। हम लोग अपने रसायन क्षेत्र में उन्हीं रासायनिक समीकरणों को उपयोग में लेते हैं जो रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें संतुलित रासायनिक समीकरण का, तो दोस्तों ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण है ये क्या करता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसलिए हमारे रसायन शास्त्र में यूज होने वाले जो समीकरण आते हैं वो आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में। कहने का मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसा रासायनिक समीकरण होता है जिसके अभिकारक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वह उसके प्रतिफल में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर होती है। इसीलिए इस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। इसमें बताया जा रहा है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं कौन कौन सी है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं होती हैं वो निम्न होती हैं, जो कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर हम बात करें पहले नंबर का, तो पहले नंबर देख सकते हैं बताया जा रहा है यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों या सूत्रों की जानकारी देता है। जैसे कि मान के चलते हैं हमने यहाँ पर एक लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है क्या, क्वेश्चन बोला हुआ है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए आपको इसको देखने से क्या पता चल रहा है, जब आप इस समीकरण को देख रहे हैं तो इसे देखने से ये पता चल रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो ठो गैस आए हुए हैं। यहाँ पर अभिकारक में जो नाइट्रोजन है यह अपने किस रूप में है, तो यह अपने गैसीय अवस्था में है, गैसीय रूप में है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो किस रूप में है, तो यह अपने गैसीय अवस्था में है। और ये दोनों को दोनों मिलकर जब एक दूसरे से संयोग करके रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना है वो बना है क्या, तो वो बना है NH3, जिसे अमोनिया के नाम से जाना जाता है। तो इतना जानकारी हमें हुआ किससे, तो रासायनिक समीकरण से। आगे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है भाई 2 नंबर में, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया अभी जस्ट कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो नया पदार्थ है वो है अमोनिया, साथ ही ऊष्मा निकल रही है। ठीक, आगे देख सकते हैं 3 नंबर में क्या बताया जा रहा है। 3 नंबर में बोल रहा है यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में जो आप परमाणु देख रहे हैं नाइट्रोजन के परमाणु को है, तो नाइट्रोजन के जो परमाणु है वो ओनली फॉर एगो है, ओनली फॉर एगो है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन के परमाणु है वो को है, तो हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो 3 गो हैं। अगर हम बात करें अमोनिया का, तो अमोनिया के जो अणु है वो कितने हैं, तो वह 2 गो हैं। तो आपको इस रासायनिक अभिक्रिया के देखने से ये पता चलती है कि इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो नाइट्रोजन है वो एगो हैं और जो हाइड्रोजन है वो 3 गो हैं, और जो इन दोनों से मिलकर नया पदार्थ बना है अमोनिया वो 2 गो हैं। यानी अमोनिया के 2 गो अणु हैं और हाइड्रोजन के 3 गो अणु हैं और नाइट्रोजन के एगो अणु हैं। ठीक, आगे 4 नंबर में यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। द्रव्यमानों का अनुपात बोला है बताता है। तो दोस्तों देख सकते हैं अगर हम बात करें नाइट्रोजन के द्रव्यमान का, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, देखो यहाँ पर N2 है, तो एगो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 14, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 14 दूनी के 28। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 28। ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, 2 एकम 2 2 3 6, यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें अमोनिया में, तो अमोनिया में का द्रव्यमान कितना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। हाइड्रोजन में कितने अणु हैं, तो 3 गो, तो 3 एकम 3 है, 3 एकम 3 है। और यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 14 होता है।
तो यहाँ पर हम लोग 14 ले सकते हैं। तो 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17, 17 हो जाएगा। और अमोनिया का अणु कितने हैं, मतलब कि जो 17 देख रहे हो ना, यह एक अमोनिया अणु का क्या है, आणविक द्रव्यमान है। लेकिन यहाँ पर अमोनिया के कितने अणु हैं, 2 गो ना, तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी के 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 दूनी के 34 है। तो अमोनिया का जो आणविक द्रव्यमान है वो है 34, जो नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान है वो है 28, और जो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है वो है 6। अगर दोनों को जोड़ दो तो ये भी कितना हो जाएगा, 34 ही हो जाएगा। 28 2 30 और 4 34, ठीक है, जो कि बराबर है, यानी कि जो आपका समीकरण यह संतुलित है। 5 नंबर में देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है, यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। आपेक्षिक आयतन की जानकारी कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन में जो आयतन है वो है कितना, तो वो है 1। देखिए इसमें कोई भी संख्या दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो कोई भी संख्या दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 1 दिखाई दे रहा है, तो इसका आयतन हम लोग 1 समझेंगे। इसमें जो संख्या दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का जो आयतन इसमें 3 है। इस अणु में जो अमोनिया अणु है इसमें जो आयतन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 2, यानी अमोनिया का जो आयतन वो कितना होगा, तो वो होगा 2। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आयतन समझ सकते हैं। फिर आगे देख सकते हैं 6 नंबर में, इसमें है यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपातों की जानकारी देता है। तो मोलों को भी आप लोग इसी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि नाइट्रोजन के 1 मोल हैं। यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के 3 मोल हैं। यहाँ पर अमोनिया में जो आप देख रहे हैं 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया के कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं, तो अमोनिया के 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे है इसमें, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणु एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। तो देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के जो अणु है इधर 1 है, हाइड्रोजन के जो अणु है इधर 3 है, और इधर अमोनिया के जो अणु है वो 2 हैं। तो सारा जानकारी हमें रासायनिक अभिक्रिया से, या बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त हमें हो चुकी है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको अच्छी तरीके से मिला जुला कर आपको अपने एग्जाम में लिख देनी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम बोर्ड द्वारा पूछता है तो। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिए इसमें बताया जा रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होता है कि लोहे का जो कील होता है वह एक प्रकार का धातु होता है, क्योंकि लोहा जो है वह सेमी क्या है, एक प्रकार का धातु है। जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जो लोहा है वो क्या करता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ यह अभिक्रिया करता है, और जब यह अभिक्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से जो कॉपर है इसको यह विस्थापित कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि कॉपर को विस्थापित कर कर यह स्वयं उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, जब स्थान स्वयं लिया है तभी ना यहाँ पर बना हुआ है आयरन सल्फेट और यहाँ पर कॉपर। तो दोस्तों इसीलिए क्या होता है, इसीलिए रंग बदल जाता है, यानी कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, अतः कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। 7 नंबर में बताया जा रहा है, देखिए वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दें। वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब कि जिसमें यौगिक टूटते हैं वही अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके परिभाषा में बताया जा रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप बने नए पदार्थ तत्व या यौगिक के हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का यौगिक का अणु है। यहाँ पर जो आप पोटेशियम क्लोराइड देख रहे हैं यह भी एक प्रकार का यौगिक का अणु है, यानी पोटेशियम क्लोराइड का यह अणु है और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का यह अणु है। जब इनका वियोजन हो रहा है तो वियोजन होने की स्थिति में देख सकते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि सरल यौगिकों के रूप में ये क्या हो चुके हैं, यह पृथक हो चुके हैं। यहाँ पर जब पोटेशियम क्लोराइड जब टूट रहा है तो उस स्थिति में देख सकते हैं कि यह सरल यौगिकों और तत्वों के रूप में क्या हुए हैं, यह परिवर्तित हो चुके हैं। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, यही अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और जो संयोजन अभिक्रिया है वो जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर ये टूटा है तो ये दोनों निर्मित हुए हैं। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे मतलब इन दोनों का संयोजन हो जाएगा तो फिर से आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। जब KCl यानी जब आपका पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन जब जुड़ जाएगा तो फिर से पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो देख सकते हैं एक तरफ टूट रहा है एक तरफ है,
टूट रहा है तो कहलाएगा वियोजन, और जब एक तरफ जुट रहा है तो इसको बोलेंगे संयोजन। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत अर्थात उल्टा माना जाता है, विलोम माना जाता है। इसमें बताया जा रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन है वो 2019 और 2018 में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया वास्तव में कहलाती क्या है। दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है, जो कि एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है, अर्थात यह एक प्रकार का अविलय ठोस पदार्थ होता है जो कि बिल्कुल भी घुलने नहीं होता। जब यह नहीं घुलता तभी हम इसे अवक्षेप के रूप में जानते हैं, और जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसमें बताया भी जा रहा है जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से सफेद रंग के एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है, यानी कि जब वो जल में नहीं घुलते हैं तो इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण ले लिया, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक विलयन है किसका, तो सोडियम सल्फेट का, और एक जो विलयन है वो है किसका, तो वह बेरियम क्लोराइड का। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि दो नए पदार्थों का निर्माण होता है। एक होता है बेरियम सल्फेट और दूसरा होता है NaCl, यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसमें से जो बेरियम सल्फेट होता है यह एक प्रकार का अवक्षेप का निर्माण करता है, अर्थात यह एक प्रकार का अवक्षेप होता है। इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया तो बोलेंगे, साथ ही जो रासायनिक अभिक्रिया है यह अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाएगी। ठीक, अब क्या करते हैं, बात करते हैं आगे। इसमें बताया जा रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अपनाए जाने वाले नियमों का उल्लेख करें। तो मैंने आप लोगों को बताया, अभी जस्ट बताया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम यह बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है वह उनके प्रतिफल में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर होती है। यदि ऐसा किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी रासायनिक समीकरण में नहीं होता तो उस स्थिति में उस समीकरण का जो प्रयोग है वो रासायनिक क्षेत्र में नहीं किया जाता। तो दोस्तों उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए लिखा भी गया है, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसके अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए और वह तभी संभव है अगर दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या समान हो। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक समीकरण लेकर आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है बाईं तरफ यानी अभिकारक की ओर जो मैग्नीशियम है वो है 2 गो, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो है 2 गो। देखेंगे कि जो मैग्नीशियम के अणु है वो प्रतिफल में भी 2 गो है कि ना, तो देख सकते हैं यहाँ पर जब 2 लगा हुआ है तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीशियम है वो भी 2 गो है। जब यहाँ पर 2 आके लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो भी 2 गो है, यानी कि बाईं और दाईं ओर स्थित प्रत्येक तत्व की जो परमाणु संख्या है वो सेम है, बराबर है, इक्वल है। इसीलिए ये जो रासायनिक समीकरण है यह एक प्रकार का कौन सा रासायनिक समीकरण है, तो यह एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, बात करते हैं 10 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बताने के लिए तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि यह बताता है कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के फलस्वरूप इस नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। तीर की नोक ही बताता है कि अभिकारकों को मिलने के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इन पदार्थों का निर्माण हुआ है, इसीलिए तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बताया जा रहा है क्योंकि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणु की संख्या का स्पष्ट पता चल सके। ठीक है, ये भी चीज़ आप समझ सकते हैं, स्पष्ट पता चलता है तीर के माध्यम से ही हम लोग गणना करते हैं और उस रासायनिक समीकरण का हम लोग संतुलन भी करते हैं। 11 नंबर में है किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में, द्विविस्थापन को ही उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है और इसी में जो अभिकारक होते हैं वो अपने मूलकों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करने का मतलब कि विनिमय करते हैं। ठीक, बात करते हैं आगे। देखिए इसमें है
दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? दोस्तों, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा खाद्य पदार्थ जो बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है, जिससे निकलने वाली जो गंध होती है वो अप्रिय होती है, वो बिल्कुल भी सूंघने लायक नहीं होती, तो उसी खाद्य पदार्थ को दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहा जाता है। यह जो खाद्य पदार्थ होता है, यह दोस्तों एक प्रकार का विष के समान हो जाता है। विष के समान कहने का मतलब कि इस खाद्य पदार्थ से एक विषैली गंध आने लगती है जो कि बिल्कुल भी सूंघने योग्य नहीं होती। इसी सुगंध से, इसी गंध से हमें यह पता चलता है कि जो खाना है यह खराब हो चुका है। और ये जो खाना है यह खराब दोस्तों तभी होता है जब खाना बासी हो जाता है, या फिर खाने को जब हम लोग खुली नमी युक्त वातावरण में छोड़ देते हैं, और ये जो खाना है जब वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है, तभी यह खाना दोस्तों विषैला हो जाता है, अर्थात तो बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं रह पाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं आगे। देखिए 13 नंबर में बताया जा रहा है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं क्या हैं। दोस्तों, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, और ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। अगर आप सोचिएगा कि पहले ऑक्सीकरण हो जाए उसके बाद अवकरण हो, कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया अलग होता है और अवकरण अभिक्रिया अलग होता है, तो दोस्तों आप गलत हो। देखिए, अभिक्रिया अलग अलग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया अलग होता है और अवकरण अभिक्रिया अलग होता है, लेकिन जो दोनों अभिक्रिया हैं यह एक ही रासायनिक अभिक्रिया में घटित होती है। मतलब जिस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया घटित होगा तो उसी रासायनिक अभिक्रिया में अवकरण अभिक्रिया भी घटित होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है तो अवकरण की अभिक्रिया नहीं होगी, अगर अवकरण की अभिक्रिया हो रही है तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होगी। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोजन अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जबकि अवकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, और जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगा तो उस पदार्थ का अवकरण हुआ है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर चला है। देखो दोस्तों, यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो दोस्तों देख सकते हो कि जब रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो यहाँ पर जो कॉपर है वो क्या हुआ है कि जब कॉपर और ऑक्सीजन ये दोनों जब टूटे हैं तो उस स्थिति में जो ऑक्सीजन है यह हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है। ठीक है, जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो हाइड्रोजन है ये क्या हुआ है, यह ऑक्सीकृत हुआ है, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन है वो जुड़ रहा है। मैंने अभी बताया ना कि जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग नहीं होता उसका अवकरण होता है। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, और जो कॉपर है इसका अवकरण हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके साथ बिल्कुल भी क्या है, इसके साथ बिल्कुल भी ऑक्सीजन का संयोग नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं बात को? आगे देखिएगा ध्यान से, इसमें बताया जा रहा है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन में, तो इसमें तो बिल्कुल भी क्या है, इसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन गैस उपस्थित नहीं है, लेकिन हाँ हाइड्रोजन है। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो जो अभिक्रिया होगा वो कहलाएगा अवकरण। तो देखिए H2S जब टूटेगा तो उस स्थिति में जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ जुटेगा, जब क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो उस स्थिति में जो क्लोरीन है इसका अवकरण होता है। इसलिए होता है क्योंकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, इसीलिए क्लोरीन का अवकरण हुआ। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सी अभिक्रिया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जो सल्फाइड है, सल्फाइड इससे हाइड्रोजन जो है हट रहा है, जब सल्फाइड से हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पर जो सल्फाइड है इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देख सकते हैं कि दोनों अभिक्रिया एक साथ घटित हो रही हैं। ठीक उसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये है क्लोरीन, ये है हाइड्रोजन। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन का संयोग होता है तो बनता है HCl। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्लोरीन है इस क्लोरीन का क्या हो रहा है, तो दोस्तों जो क्लोरीन है इसका अवकरण हो रहा है, ना कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझकर रखना। ठीक है, रासायनिक समीकरण के क्या फायदे हैं? दोस्तों, रासायनिक समीकरण के जो फायदे होते हैं वो निम्न होते हैं, जिसे हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर बताया जा रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। अगर आपको हाइड्रोजन लिखना हो तो आप हिंदी में क्या करोगे, लंबा लिखोगे, ऐसे हाइड्रोजन, ऐसे पूरा बड़ा।
फिर लिखोगे आप क्लोरीन, ऐसे ऐसे क्लोरीन ऐसे। इतना लिखने में क्या होगा, इतना लिखने में आपका जो रासायनिक समीकरण है वो पूरा का पूरा इसका जो प्रतिफल है वो बना के दे देगा। जैसे कि हाइड्रोजन कोई बोला, आप जस्ट यहाँ पर क्या किए, लिख दिए H2, फिर कोई बोला क्लोरीन, तब तुरंत यहाँ पर लिख दिए क्या, तो क्लोरीन। फिर तुरंत वो क्या बन गया था, हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्या बन गया था, प्रतिफल बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कितना आसान हुआ, साथ ही समय भी कम लगा और साथ ही जो स्पेस है कॉपी का वो भी कम लगा। ठीक है, तो इसीलिए जो 2 नंबर है इसमें बताया जा रहा है, इसमें समय की बचत होती है जो कि हुआ आपने देखा, तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है, आपने भी देखा। ठीक है कि हाँ, स्थान की आवश्यकता जो होती है कम वो होती है। 3 नंबर में बताया जा रहा है, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक से की जाती है, जो कि दोस्तों आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं हम लेकर चले H2, आप प्लस लेके चलते हैं O2, ठीक है, अब बन गया क्या चीज़, H2O, जल बन गया। तो देखिए क्या बोला है, प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए। तो निश्चित मात्रा के निर्माण मतलब कि देख सकते हैं इसमें जो प्रतिफल का जो अणु है वो कितना है, वो 1 है। ठीक है, अगर हम बात करें अभिकारक में हाइड्रोजन के अणु का तो कितना है, तो ये भी 1 है। संतुलित पहले कर लेंगे तब, अभी ना संतुलित करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2। तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु हैं। इसमें क्या है, इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि जल के जो अणु है वो 2 हैं। तो इस तरीके से जो गणना है वो ठीक ठीक से की जाती है। ठीक है, अगर आपको द्रव्यमान निकालना होगा तो द्रव्यमान भी आप निकाल सकते हो। कैसे, तो हाइड्रोजन 2 है ना, यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 है। तो जब हाइड्रोजन 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 2 एकम हो जाएगा 2 और फिर इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4। मतलब इतना का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 4 और इतना का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना, तो वो होता है 16। तो 16 दूनी हो जाएगा 32, तो 32 4 कितना हो जाएगा, तो 32 और 4 हो जाएगा 36। इसी तरीके से इधर भी आ जाएगा कितना, तो इधर भी आ जाएगा 36 ही। ठीक, उसी प्रकार से 4 नंबर में है, संपूर्ण दुनिया में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को किसी भी समीकरण की जानकारी के लिए कठिनाई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर आपके भारत देश में हाइड्रोजन का संकेत अगर H2 है, क्लोरीन का संकेत अगर Cl है और सोडियम का संकेत अगर Na है, तो अन्य देशों में कुछ और है, ऐसा नहीं है। संपूर्ण देशों में तत्वों का जो संकेत है वो एक ही, अर्थात यह सर्वमान्य है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक दोस्तों, आप लोगों ने अभी रासायनिक समीकरण का जो भी दोष पढ़ा, इन सभी दोषों को दूर करने के लिए जो गुण अपनाए जाते हैं वही गुण रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाते हैं। तो कौन कौन है आप लोग देखना। ठीक है, बताया जा रहा है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी निम्न तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए कौन कौन है भाई, तो देखिए है ना, यहाँ पर मैंने बताया ना कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला कोई पदार्थ या प्रतिफल में बनने वाला कोई पदार्थ अगर ठोस हो तो उसके लिए हम लोग छोटा h का प्रयोग करेंगे। अगर द्रव हो तो उसके लिए हम लोग IL का प्रयोग करेंगे। ठीक है, छोटा l का। अगर गैस हो तो हम लोग छोटा g का प्रयोग करेंगे। अगर वो अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो तो उसके लिए हम लोग इस तीर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर वो रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो उसके लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर उस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो उसके लिए हम लोग इस एरो का प्रयोग करेंगे। अगर उस रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हो रही है तो उसके लिए हम लोग इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे, अर्थात इस तीर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा की उत्पत्ति हो रही है तो उसके लिए इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे। अगर रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उसके लिए इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे। अगर यौगिक को गर्म करने का कोई सूचक है, अर्थात करने मतलब ये हुआ कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक को गर्म किया जा रहा है तो उसके लिए हम लोग जो तीर चिन्ह है उसके ऊपर इस डेल्टा का प्रयोग करते हैं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जलीय विलयन का है तो उसके लिए AQ का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। 17 नंबर पर चलते हैं। इसमें बताया जा रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों रासायनिक जो अभिक्रियाएं होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं जो निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो ये हैं। कौन कौन, तो संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण जिसको कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को ही कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। यही सब क्या है, यही सब रासायनिक अभिक्रिया हैं। और भी बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया हैं उसी को हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। हो सकता है आप लोग ने अपने कक्षा में इन अभिक्रियाओं की जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त कर ली होगी। तो उसका केवल दोस्तों संक्षेप क्या है यहाँ पर विवरण दिया जा रहा है, आप लोग समझ कर रखना। बात करते हैं आगे।
18 नंबर में बताया जा रहा है हमारे शरीर में भोजन पाचन की क्रिया को समझाएं। तो दोस्तों इसे आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से बायोलॉजी में पढ़ा होगा। आप सभी जानते हैं कि जब आप भोजन खाते हो, भोजन जब आपके ग्रस नली के माध्यम से आपके आमाशय में जाता है और वहाँ से वो जब छोटी आंत में प्रवेश करता है तो छोटी आंत में आपके भोजन का संपूर्णतः पाचन होता है। जब भोजन का संपूर्णतः पाचन हो जाता है तो जो भोजन होता है वह अपने सरल अवयवों में परिवर्तित हो जाता है। जब भोजन अपने सरल अवयवों में परिवर्तित हो जाता है तो उस स्थिति में जो भोजन का सरल स्वरूप है वह होता है ग्लूकोज के रूप में। जब भोजन का सरल स्वरूप ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो जो यह ग्लूकोज है वह हमारे शरीर के रक्त संचार के द्वारा रक्त केशिकाओं की सहायता से हमारे शरीर के सभी भागों में चला जाता है। सभी भागों में कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे कोशिकाओं में चला जाता है और हमारे जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में दोस्तों ऑक्सीजन गैस उपस्थित रहता है। किसके कारण? तो श्वसन के कारण। यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस प्रक्रिया के कारण हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है वो रक्त संचार के कारण हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है और इन्हीं कोशिकाओं में जब हमारा भोजन सरल स्वरूप में परिवर्तित होकर अर्थात ग्लूकोज में परिवर्तित होकर जब कोशिका में जाता है और कोशिका में जाकर दोस्तों जब यह हमारे कोशिका में उपस्थित कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तो यह ऑक्सीजन गैस के साथ दोस्तों ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सांस छोड़ने के क्रम में बाहर निकल जाता है और जो ऊर्जा होता है इससे हमारे शरीर का ताप नियत बना रहता है। अर्थात हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो हमें निरंतर मिलती रहती है। ठीक है, तो यही क्या था? यही हमारे शरीर में भोजन का पाचन था जो कि श्वसन क्रिया कारण संपादित होता है। देखिए इसमें यही चीज़ लिखवाया गया है हमारे भोजन मतलब जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया आदि में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रहता है। पाचन क्रिया के क्रम में स्टार्च अपघटित होकर ग्लूकोज में बनाता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर अर्थात ऑक्सीजन से उपचयित होकर और जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। श्वास छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और ऊर्जा से हमारे शरीर का ताप कायम रहता है एवं हमें शारीरिक कार्य के लिए बल प्राप्त होता है। बल यानी ऊर्जा प्राप्त होती है, समझ गए होंगे। ठीक है, 19 नंबर में बताया जा रहा है भोजन के दुर्गंधित होने का कारण क्या है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि भोजन के दुर्गंधित होने का जो मेन कारण है वह है भोजन का खराब हो जाना, भोजन का बासी हो जाना अर्थात भोजन का उपचयित हो जाना। जब भी भोजन को खुली नमयुक्त वातावरण में रखा जाता है तो यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है जिससे उस भोजन से एक विशेष प्रकार की गंदी गंध आने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि वो जो भोजन है वो अब बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है अर्थात वो खराब हो चुका है। तो हम लोग भोजन को खराब होने से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं इसी को जानेंगे। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है हम लोग इसको आगे समझेंगे ना। यहाँ पर बताया जा रहा है सबसे पहले आप लोग ये देखो कि ये खराब होता क्यों है। तो वही चीज़ दोस्तों जो मैंने आप लोग को बताया ना वही चीज़ है। देखिए हम जानते हैं कि ताज़ा भोजन के गंध एवं स्वाद प्रिय होते हैं। यही भोजन जब खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इसे बासी भोजन कहते हैं। इसके गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाते हैं मतलब खराब हो जाते हैं। भोजन के अप्रिय हो जाने का कारण यह है कि भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफ़ी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे उनके गंध एवं स्वाद अप्रिय अर्थात बिल्कुल भी हमारे लिए प्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, आगे है 20 नंबर में भोजन को दूषित या अप्रिय होने से कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों इसके निम्न उपाय हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कि वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है उसको मिला दिया जाता है जिससे क्या होता है कि भोजन बिल्कुल भी ऑक्सीकृत नहीं हो पाता अर्थात भोजन का जो ऑक्सीकरण है वो नहीं हो पाता है। 2 नंबर में कौन? तो 2 नंबर में है घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी उसके ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर में रखने से जो भोजन होता है वो जल्दी खराब नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर में भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर भी ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। कम होगा, काम यहाँ पर लिखे हैं कम होगा, कम किया जा सकता है। मतलब कि वायुरुद्ध उस बर्तन को कहा जाता है जिस बर्तन में वायु बिल्कुल भी प्रवेश ना करें। ठीक है, जब बर्तन में वायु प्रवेश करेगा ही नहीं तो जो खाना होगा वो बिल्कुल भी खराब होगा ही नहीं। 21 नंबर में है दहन के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं। तो दहन के लिए 3 शर्त होता है। कौन कौन? तो देखिए पहला दहनशील पदार्थ, दूसरा दहन के पोषक पदार्थ और तीसरा ज्वलन की प्राप्ति। देखिए दहनशील पदार्थ उसे कहा जाता है जो पदार्थ जलने वाला होता है। जो पदार्थ जलने वाला नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी जल नहीं पाएगा। जो जलने वाला होगा वही ना जलेगा। मान के चलते हैं कि आपके दहन का पोषक है जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, दहन का पोषक है और ज्वलन ताप भी है लेकिन बिल्कुल भी दहनशील पदार्थ है ही नहीं तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। अब देखिए दहनशील पदार्थ है लेकिन जो दहन का पोषक वही नहीं है। तो दहन का पोषक मतलब जिसकी उपस्थिति में दहन
क्रिया होती है। तो किसके उपस्थिति में दहन की क्रिया होती है? तो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन गैस ना हो तो उस स्थिति में कोई पदार्थ जल नहीं सकता। तो दोस्तों ऑक्सीजन अगर रहेगा तो क्या होगा? जो दहनशील पदार्थ है वो जलेगा। अब देखिए, दहन के जो पोषक है ऑक्सीजन वो भी है, और जो दहनशील पदार्थ है वो भी है, लेकिन ज्वलन ताप की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं है। ज्वलन ताप की प्राप्ति करने का मतलब कि जो पदार्थ है वो जिस ताप पर जलना शुरू करता है उसी ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। अलग अलग दहनशील पदार्थों का जो ज्वलन ताप होता है वो भी अलग अलग होता है। जो कागज होता है उसका ज्वलन ताप निम्न होता है। अगर आप कागज को सलाई से भी जलाओ तो कागज जल्दी जल उठता है, लेकिन अगर आप कूट को सलाई से जलाओ तो वो जल्दी जलता नहीं है, क्योंकि उसका जो ज्वलन ताप है वो कागज की तुलना में उच्च होता है। इसलिए उसको जलने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जब वो अपने ज्वलन ताप को प्राप्त कर लेता है तो जो कूट होता है वो भी जलना शुरू कर देता है। इसी के विपरीत अगर हम बात करें दोस्तों गोईठा का, ठीक है, तो गोईठा का जो ज्वलन ताप होता है वह कागज और कूट की तुलना में ज़्यादा होता है। जब गोईठा अपने ज्वलन ताप को प्राप्त कर लेता है तो यह भी जलना शुरू कर देता है। ये 3 चीज़ है, ठीक है, समझ के रखना। 22 नंबर में बताया जा रहा है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन से उत्पन्न ज्वाला प्रकाशहीन होती है। क्यों? क्योंकि स्टोव की बत्ती सछिद्र पर्दे से घिरी रहती है, जानते होंगे। पर्दे के छिद्रों से होकर बत्ती के निकट वायु प्रवेश करती है, जिससे केरोसिन के वाष्प में पर्याप्त ऑक्सीजन मिश्रित हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो पर्याप्त मिल जाती है। इसीलिए जो केरोसिन होता है इसका पूर्ण दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा के कारण ही किसी पदार्थ का पूर्ण दहन हो पाता है। अगर उस पदार्थ का पूर्ण दहन नहीं हो पाएगा तो उस स्थिति में वो जो पदार्थ होगा वो पूरा का पूरा नहीं जलेगा, ठीक है। इसीलिए स्टोव से उत्पन्न जो ज्वाला होता है वो प्रकाशहीन होता है, ठीक है। आगे है 23 नंबर में, लैंप में केरोसिन जलाने पर उत्पन्न ज्वाला पीली एवं प्रकाशमान होती है। क्यों? दोस्तों देखिए, जो लैंप होता है वो केरोसिन की सहायता से जलता है, और जब आप लैंप को केरोसिन की सहायता से जलाते हो तो उस स्थिति में जो वायु अर्थात जो ऑक्सीजन होता है उसकी आपूर्ति पूर्णतः नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जो लैंप की बत्ती होती है वो चारों ओर से एक चिमनी से घिरी रहती है। यानी पहले नहीं आता था चिमनी ऐसा निशान, उसी से क्या होती है वो घिरी रहती है, जिससे वायु का मुक्त प्रवेश बाधित हो जाता है। एगो शीशा होता है लैंपों में, शीशा लगा रहता है ना, शीशा लगा रहता है, तो ये क्या करता है वो बिल्कुल भी हवा को आने नहीं देता, जिससे इसके वाष्प में बिना जले हुए कार्बन के कारण यहाँ पर है कण होगा। कार्बन के कण होगा ना, हम सुधार देंगे दोस्तों, आप लोग सुधार लेना। कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं। ये कण ऊपर उठकर ज्वाला में गर्म होकर चमकने लगते हैं, जिससे ज्वाला का रंग पीला हो जाता है। यही हाल मोमबत्ती में भी होता है। मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है वो भी पीला होता है, इसलिए होता है क्योंकि मोमबत्ती के जो मोम होते हैं वो ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति के कारण पूर्णतः नहीं जलते। जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन का मोम होता है वो पूर्णतः जल जाता है। इसीलिए उसका जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, वो प्रकाशहीन होता है, ठीक है। देखिए आगे है कौन, आगे है मोमबत्ती की ज्वाला पीला होता है। क्यों? तो आइए गया, मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है, यानी वह बत्ती की सहायता से ही ऊपर की ओर जाता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिससे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं, ठीक। आगे है, यह पीला एवं प्रकाशमान होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम का दहन पूर्णतः नहीं हो पाता, जिससे कार्बन के सूक्ष्म कण मोम के वाष्प में मिश्रित हो जाते हैं और यही चमकने लगते हैं। किस रूप में? तो पीले रंग के रूप में। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए आपके पहले चैप्टर से संबंधित कुल जितने सारे क्वेश्चन थे मैंने आप लोग के लिए कराए। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें से किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग मिस नहीं करना। अच्छे से सारे क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग समझ लेना, और जहाँ जहाँ दोस्तों मैंने कुछ सुधार किए हैं उसे आप लोग सुधार लेना। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।